अस्सलामुअलैकुम। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन क्या होती है और उसको हम तफसीली तौर पर डिस्कस कर चुके हैं। इस लेसन में हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो चलिए आपको फिग्मा में लेकर चलता हूँ, जहाँ सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस की। मैं आपको 2 मिनट दूंगा कि आप एक दफ़ा ये टेक्स्ट पढ़ लें, वीडियो पॉज करके। अब जब आपने ये पढ़ लिया होगा, तो इस एग्जाम्पल को समझना बहुत आसान है कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपने सिस्टम पे कोई भी एक्टिविटी की, तो आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन आई। मसलन आपने अपने जीमेल से किसी दोस्त को या ऑफिस को या बॉस को ईमेल भेजी। अब वो आपको डन की नोटिफिकेशन दें या मैसेज सेंड और अनडू और व्यू की दें। एज अ यूज़र मैं चाहूँगा कि मैं उसको कुछ सेकेंड्स तक एटलीस्ट अनडू कर सकूँ या देख सकूँ। तो वो इंटरेक्शंस और वो बटन्स मेरे लिए यहाँ पे ज़रूरी हैं। इसी तरह से हमने जो दूसरा पढ़ा था, मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड, मैं यहाँ भी आपको 2 मिनट दूंगा कि आप वीडियो पॉज करके इसको एक दफ़ा पढ़ लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपने यूज़र को कोई भी टास्क बताना है या कोई भी ऑप्शन देनी है, तो वो जो चीज़ चाह रहा है उसी के लिहाज से देनी है। मसलन अगर आप चाह रहे हैं कि आप यूज़र को ऑप्शन दें कि वो नोट्स ऐड कर सके, तो उस केस में फ्लॉपी डिस्क का आइकन सही नहीं है, क्योंकि आम तौर पे ये सेव के लिए इस्तेमाल होता है। अलबत्ता एक पेज का आइकन ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह फिर तीसरा है यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। मैं यहाँ भी आपको थोड़ा टाइम दूंगा कि आप वीडियो एक दफ़ा पॉज करके इसको पढ़ लें। अब जब आपने पढ़ लिया है, तो अब आप एग्जाम्पल देखेंगे कि यहाँ पर उन्होंने यूज़र को किसी भी चीज़ के ऑप्शंस दिए हुए हैं। अलबत्ता यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिसिंग है। फॉर एग्जांपल एडिट का ऑप्शन मिसिंग है, डिलीट का ऑप्शन मिसिंग है। हमने जब भी यूज़र को ऑप्शंस देने हैं, तो कोशिश ये करनी है कि जो ऑप्शंस उस टास्क से मुतल्लिक हों, वो सारे हम यूज़र को प्रोवाइड करें। और कोशिश यही हो कि मिलते-जुलते टास्क मसलन एडिट, डिलीट, फॉरवर्ड, रिप्लाई, ये सारे इकट्ठे एक ही जगह पे हों। हाँ, अगर कोई टास्क रिस्की है, मसलन अगर डिलीट कर दिया तो वापस नहीं आएगा, उसको हम कलर के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फिर हम आते हैं नंबर 4 पे, कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कोई स्क्रीन नहीं दी हुई एग्जाम्पल के तौर पे, बल्कि पिल्स या टैग्स दिए हुए हैं, जो एक पर्पल है और राउंडेड है, एक ऑरेंज है और शार्प कॉर्नर है, एक दूसरा भी ऑरेंज है लेकिन ये राउंडेड है, और ये आउटलाइन है। इसी तरह से ये गोल है और ये भी रेडियस के साथ है। और कलर्स भी सारों के डिफरेंट हैं, कुछ आउटलाइन है, कुछ फिल है। यहाँ पे सारे एक ही पैटर्न पे हैं। ये कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये अमूमी तौर पे हमारे डिज़ाइन सिस्टम्स के थ्रू आते हैं कि हमने अपने विजुअल्स, अपने कंटेंट और अपने जितने भी हमारे टूल्स हैं जिनको हम डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हैं, उनको कंसिस्टेंट कैसे रखना है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा-सा टाइम दूँगा कि आप एक दफ़ा इसको भी पढ़ लें। अगर आपको कोई चीज़ ना भी समझ में आए, तो ज़्यादा परेशान ना होइएगा। आगे जाके हमने इन सारी चीज़ों पे तफ़सीली डिस्कशन अभी करनी है। जिस तरह यहाँ पे उन्होंने कलर्स की एग्जांपल दी हुई है, इसी तरह टेक्स्ट भी आपको कंसिस्टेंट रखना होगा, आइकन्स भी कंसिस्टेंट रखने होंगे, वगैरह-वगैरह। और फिर आता है नंबर 5, एरर प्रिवेंशन। एरर प्रिवेंशन की एक बहुत अच्छी मिसाल ये है कि आपके यूज़र ने बाइसिकल सर्च करना था, लेकिन उनसे गलती से सी की जगह एस आ गया। अब एज़ अ सिस्टम आप उनको एरर भी दे सकते हो, लेकिन आप ये भी अज़्यूम कर सकते हो कि इससे मिलता-जुलता सबसे करीब वर्ड कौन-सा है और उसके रिज़ल्ट दिखा दो। अभी रिसेंटली व्हाट्सएप ने भी ये फीचर लॉन्च किया है। अगर आप किसी का नाम लिखो और एक अल्फ़ाबेट अगर हल्का-सा आगे-पीछे हो जाए, तो वो आपको उसको कैटर करके दिखाता है। यानी जो आप रिज़ल्ट चाह रहे हो, वही दिखाता है, चाहे कि अगर छोटा-मोटा उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। मैं आपको यहाँ भी थोड़ा टाइम दूँगा कि आप इसको पढ़ लें। उसके बाद नंबर 6, रिकॉग्निशन रादर देन रिकॉल। याद रखें, ये बात हमने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस की थी कि यूज़र को हमने चीज़ें याद नहीं करवानी, बल्कि दिखानी है कि आपने पहले ये किया था। उसकी बहुत अच्छी मिसाल ये है कि जब भी कुछ यूज़र सर्च करे, तो उनकी रीसेंट सर्च हिस्ट्री भी हम नीचे दिखा दें। इसकी और भी मिसालें हो सकती हैं। मसलन जब आप फूड पांडा पे कोई चीज़ ऐड करो
और फिर चेकआउट ना करो बल्कि वेबसाइट क्लोज कर दो, फिर 2 दिनों बाद आप वापस आओगे तब भी आप देखोगे कार्ट में वो चीज़ें एडेड हैं। मैं आपको यहाँ भी थोड़ा टाइम दूँगा कि आप इसको वीडियो पॉज़ करके एक दफ़ा पढ़ लें। और फिर नंबर 7, ये एग्ज़ाम्पल हमने पहले भी देखी थी, लेकिन थोड़े डिफरेंट अंदाज से। अब नंबर 7 में फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ में वो एक डिफरेंट उसका पर्सपेक्टिव लेकर आए हैं। मसलन अगर यूज़र ने कोई चीज़ कट, कॉपी या पेस्ट करनी हो, तो साथ में जो उसके रेलेवेंट शॉर्टकट्स हैं, आप वो भी ऐड करें। अगर आप फिग्मा में जाएंगे और मैं यहाँ से ऊपर से कोई भी अगर ड्रॉप डाउन खोलूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ भी उन्होंने सारे शॉर्टकट्स साथ ही ऐड किए हुए हैं। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं, तो आपका इसी तरह का दिखेगा, और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट आएंगे, लेकिन टास्क वो एक ही परफॉर्म करेंगे। मैं आपको यहाँ भी थोड़ा टाइम दूंगा कि आप इसको भी पॉज़ करके एक दफ़ा पढ़ लें। और फिर नंबर 8, एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है कि मिनिमलिस्ट क्या होता है, एस्थेटिक्स क्या होते हैं। ये फील्ड टू फील्ड चेंज हो सकते हैं, ये कस्टमर कौन है उसके लिहाज से भी चेंज हो सकते हैं। मसलन अगर आप किसी गांव में जाकर आम लोगों के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करोगे, तो वहाँ पे आपको शायद फ़ॉन्ट बड़ा-बड़ा रखना पड़े, उर्दू में रखना पड़े या आसान करना पड़े उसको। एक्स्ट्रा डिज़ाइन की जो चीज़ें हैं, वो आपको वहाँ से निकालनी पड़े। अलबत्ता अगर आप किसी हाई टेक कम्युनिटी में जाओगे, तो वहाँ आपको शायद एक्स्ट्रा इंटरैक्शंस ऐड करने पड़ें और शायद विजुअल एड्स भी जैसे इलस्ट्रेशंस हैं, आइकनोग्राफी है, वो सारी चीज़ें ऐड करनी पड़े। इसका ताल्लुक आपके यूज़र से बहुत ज़्यादा होता है और फील्ड टू फील्ड चेंज होता रहता है। मैं आपको यहाँ भी थोड़ा टाइम दूँगा कि आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें। इसी तरह नंबर 9 है, और इसका ताल्लुक हमने जो पहले पढ़ा था नंबर 5 उससे है। नंबर 5 में हमने ये पढ़ा कि एरर को प्रिवेंट करो, उसको होने से बचाओ। लेकिन अगर फिर भी हो जाए, तो क्या करना है? मसलन हेल्प यूजर्स रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। अगर आप कोई पासवर्ड टाइप कर रहे हो, तो यूजर को ये ना बताओ कि यूजर ने जो पासवर्ड लिखा है वो बहुत वीक है, बल्कि आप उनको ये बताओ कि जो आप नया पासवर्ड टाइप कर रहे हो, इसमें ये चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन ये एक मिसिंग है। आपने 8 कैरेक्टर्स पूरे कर लिए और एक अपर केस भी है, लेकिन नंबर नहीं है। इससे यूज़र रिकॉग्नाइज करेगा कि मसला क्या आया है, उसको डायग्नोज करेगा और उससे रिकवर कर लेगा। मैं आपको यहाँ भी थोड़ा टाइम दूंगा कि आप इसको भी एक दफ़ा पढ़ लें। और फिर आखिरी, हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। किसी भी प्रोडक्ट के लिए हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इससे हमें प्रोडक्ट के वो सवाल जो कि यूज़र्स के आम तौर पे माइंड में आ रहे होते हैं, उनका उनको जवाब मिलता है, बगैर आपको रीच आउट किए। याद रखें, किसी भी कस्टमर या यूज़र के लिए आपको रीच आउट करना एक मेंटली तौर पे हेक्टिक टास्क है, और अक्सर उनमें से नहीं करना चाहेंगे अनलेस और अनटिल कि बहुत बड़ी ज़रूरत हो। बहुत सारी दफ़ा ऐसे होता है कि यूज़र कहीं स्टक होता है और बजाय ये कि वो आपसे हेल्प मांगे, वो किसी और वेबसाइट पे चला जाता है। उसको सॉल्व करने के लिए बेहतर है कि आपकी वेबसाइट में एक हेल्प या डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन भी हो। ये कैसा हो? इसमें एफएक्यूज़ हों, इसमें लाइव चैट हो, ये सारी बात की बातें हैं। उसमें आपने करना क्या है? हेल्प ऐड कैसे करनी है? लेकिन होना ज़रूरी है। मैं थोड़ी देर आपको यहाँ भी दूँगा कि आप एक दफ़ा इसको भी पढ़ लें। उम्मीद है आपको ये 10 के 10 नेल्सन यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स की समझ आ गई होगी। इनको जब आपने इवैल्यूएट करना है किसी भी डिज़ाइन को, तो याद रखें ये आपके पास 5 स्केल्स हैं। लाज़मी नहीं कि आप इन्हीं की बेस पे करें, लेकिन इस तरह का कोई भी स्केल हो, तो वो आपके लिए आसानी करता है प्रॉब्लम की सिवियरिटी अंडरस्टैंड करने में। मसलन, क्या वो ह्यूरिस्टिक पास कर गया? यानी ह्यूरिस्टिक के स्टैंड पॉइंट से क्या वो एक अच्छा डिज़ाइन है? या अगर एरर है, तो वो कोई छोटा-मोटा कॉस्मेटिक एरर है, उस पे एक्स्ट्रा टाइम लगाने की या अलग से प्रोजेक्ट रन करने की ज़रूरत नहीं है। या वो प्रॉब्लम तो है, लेकिन एक छोटी है। इसके बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत बेहतर है। या ये कोई ऐसा मसला है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसे ठीक किया जाए और इसको प्रायोरिटी पर ठीक करना चाहिए। या ये एक यूज़ेबिलिटी की कैटास्ट्रॉफ़ी है
बाकी काम रोक के इसको करना चाहिए। इसको हम आम टेक की ज़ुबान में ब्लॉकर भी कहते हैं। यानी ये बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए ब्लॉकर बन गया है और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। इससे हमें अपने प्रॉब्लम की सेवेरिटी का भी अंदाज़ा हो जाता है। उम्मीद है आपको नेल्सन्स 10 यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स की समझ आ गई होगी और इनको रन कैसे करना है इसकी भी समझ आ गई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेसन में इंशाल्लाह।